नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पिछले 6 महीने की इकोनॉमी का लेखा-जोखा शुक्रवार को पेश कर सकती है सरकार। इकोनॉमिक रिव्यू में ब्याज दरों में कटौती का बढ़ सकता है दबाव। आवाज एक्सक्लूसिव। करीब दर्जन भर शेल कंपनियों पर पाबंदी हटा सकती है सेबी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। इधर बैन को लेकर सैट ने भी सेबी से पूछे तीखे सवाल। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से सहमे दुनिया भर के बाजार। सेंसेक्स भी 200 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का। मिड कैप शेयरों की जोरदार पिटाई। टाटा मोटर्स के खराब नतीजे। जेएलआर के मार्जिन ने किया निराश। आयशर मोटर्स के नतीजे भी रहे अनुमान से कमजोर। क्या ग्राहकों के डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल कर सकती हैं कंपनियां? ट्राई ने लोगों से डेटा की मिल्कियत और सुरक्षा से जुड़े पूछे 12 सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे। संसद में सोनिया का संघ पर निशाना। पीएम मोदी ने करो या मरो की तर्ज पर दिया नारा, करेंगे और करके रहेंगे। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में विकास बराला गिरफ्तार। कल कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस मांग सकती है रिमांड। अगले हफ्ते से पैनासोनिक का फोन खरीदो और जीतो घर। पैनासोनिक ने लॉन्च किया एलुगा A3 फोन। लिनोवो का पहला डुअल कैमरा फोन K8 नोट भी बाजार में। पिछले 6 महीने में इकोनॉमी की सेहत कैसी रही, इसका पता परसों चल सकता है। सरकार मिड ईयर आर्थिक सर्वे पेश कर सकती है और हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश होगी। ज्यादा अपडेट के लिए हम जुड़ते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि सर्वे में आखिर क्या निकल कर आ सकता है? मिड ईयर इकोनॉमिक रिव्यू जो पेश होने वाला है शुक्रवार को संसद में, वैसे तो इस बात का आकलन देगा कि नोटबंदी के बाद जीडीपी पर यानी आर्थिक विकास की रफ्तार पर किस तरह का असर पड़ा है। साथ ही साथ इस बात का आकलन देगा कि अब चूंकि जीएसटी लागू हो गया है तो आने वाले दिनों में आप जीडीपी का ग्रोथ कैसे देख सकते हैं। तो जो आकलन होगा वो 50 बेसिस पॉइंट के रेंज में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को चालू कारोबारी साल के लिए बता सकता है आर्थिक सर्वे। लेकिन इससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ऊंची ब्याज दर को लेकर आर्थिक सर्वे क्या कहता है। क्योंकि जो मेरे सूत्र बता रहे थे, आर्थिक सर्वे का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उस ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की काफी खिंचाई की गई थी। रिजर्व बैंक के बारे में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ऊंची ब्याज दर के कुप्रभाव का काफी कटुता से उसका विश्लेषण किया गया था। लेकिन ये ड्राफ्ट जब प्रधानमंत्री कार्यालय के पास गया तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने दखल दी और कहा कि इतने सख्त भाषा का इस्तेमाल शायद सही नहीं होगा। तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद ऊंची ब्याज दर को लेकर थोड़ा सा नरम रवैया आर्थिक सर्वे जरूर अपनाएगा। लेकिन यह तय है कि ऊंची ब्याज दर से आर्थिक विकास को हो रहे नुकसान का जिक्र यहां पर विश्लेषण होगा और साथ ही साथ ब्याज दर को कम करने की पुरजोर वकालत आर्थिक सर्वे में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो परसों आएगी ये रिपोर्ट। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें लक्ष्मण। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी जल्द ही कुछ शेल कंपनियों में फिर से ट्रेडिंग को मंजूरी दे सकता है। कल ही सेबी ने 331 शेल कंपनियों पर रोक लगाई थी और इस एक्सक्लूसिव खबर पर आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि किन शेल कंपनियों को राहत यहां पर दी जा सकती है? दरअसल जैसे ही सेबी ने कंपनियों के शेयर ट्रेडिंग पर पाबंदी लगाई, कई कंपनियों ने अपनी सफाई, अपना पक्ष सेबी के पास भेजना शुरू कर दिया। उनके पक्ष की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के दौरान जिनकी दलील ठोस पाई गई, उचित पाया गया, तो शायद उन कंपनियों में ट्रेडिंग फिर से शुरू कर दी जाए। दरअसल ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर नोटबंदी के दौरान जो ट्रेडिंग हुई थी कुछ संदेह उठे थे। संदेह का जवाब देने में शुरू में कंपनियां नाकाम रही थी, अब कंपनियां फिर से अपना जवाब दे रही हैं। तो ऐसे में वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि शुरुआत में जो रिपोर्ट दिख रही है उसके मुताबिक अगले 3 हफ्ते के भीतर आप 10 से 12 कंपनियों में फिर से ट्रेडिंग की शुरुआत देख सकते हैं। उसके बाद 8 से 9 कंपनियां और होंगी जिनमें जल्द ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। यानी 1 महीने के भीतर करीब 20 कंपनियों में फिर से ट्रेडिंग की शुरुआत हो सकती है। वित्त मंत्रालय का यह भी मानना है कि ऐसा नहीं होगा कि सभी की सभी कंपनियां सामने आए, अपना पक्ष रखे। इनमें से कई कंपनियां सरकार के सामने आएंगी भी नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ ठोस आधार सरकार के पास है। जो कंपनियां आएंगी उनके आधार की समीक्षा की जाएगी, उनके दलील की समीक्षा की जाएगी और फिर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बीच सेबी जो है एक नोटिफिकेशन जारी करने वाला है जिसमें उन तमाम कंपनियों से कहेगा जिनकी ट्रेडिंग पर पाबंदी लगाई गई है कि आप अपना पक्ष एक तय समय सीमा के भीतर रखें और उनके पक्ष को सुनने के बाद सेबी फिर उनके ट्रेडिंग के भविष्य पर अपना फैसला सुनाएगा।
बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। वहीं इस पूरे मसले में आज अजय कुमार इंफ्रा और दूसरी कंपनियां सेबी के आदेश के खिलाफ सैट यानी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचे और कंपनियों ने सेबी के आदेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। सैट ने इस मामले में सेबी से सख्त सवाल भी पूछे हैं। सैट ने पूछा है कि सेबी ने किन नियमों के तहत ट्रेडिंग रोकने का फैसला किया है। सैट ने कहा कि कार्रवाई से पहले न्याय किया जाना चाहिए था। कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी बिकवाली हमने देखी। उत्तर कोरिया पर हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से बाजार का मूड और खराब हुआ। बिकवाली के दबाव में कारोबार के दौरान निफ्टी 9,900 का स्तर भी आज उसने तोड़ दिया। हालांकि अंत में निफ्टी 9,900 का स्तर बचाने में हालांकि कामयाब रहा और फार्मा शेयरों की आज सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। बैंक, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में भी आज हमने तेज गिरावट देखी। मिड कैप शेयरों की भी आज जमकर धुलाई हुई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 216 और निफ्टी की बात करें 70 पॉइंट गिरावट हमने देखी है। इस महीने में हमने देखा कि सेंसेक्स अब तक 715 और निफ्टी करीब 170 पॉइंट टूट चुका है। बाजार के जाने माने दिग्गज और मॉर्गन स्टैनली के एमडी और इमर्जिंग मार्केट्स हेड रुचिर शर्मा का मानना है कि बाजार में बुल रन खत्म होने का इंतजार है और उसके लिए एक ट्रिगर की तलाश है। Given the fact that the Fed is beginning to sort of normalize interest rates, yes, sure, it's happening very slowly. Given the fact that there is a bit of a regulatory crackdown beginning and some concerns about the oligopolist power of some of these tech companies, I think that the time has come that we look at those factors as to what can possibly end this great party once again. वहीं बिरला सन लाइफ एएमसी के महेश पाटिल का मानना है कि कमोडिटी कीमतों में स्थिरता से आगे नतीजों में सुधार दिखेगा और बाजार में 6 से 7% से ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। The earnings outlook is looking better because of stability in commodity prices. And with dollar weakness, I think that's what's helping. So India should continue to get some allocation because of that, though India might not look attractive within the emerging market basket. So I think the liquidity should remain fairly good from a medium term. So as I would say, the correction in the market should not be very large. I mean, 6-7% correction is something which would be a healthy correction. Don't see anything beyond that. तो यह है जानकारों का नजरिया बाजार पे। लेकिन हम बात करते हैं आज आई नतीजों की। जून तिमाही में टाटा मोटर्स के नतीजे बेहद निराश करने वाले रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 42% बढ़कर 3200 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन इसमें 3609 करोड़ रुपए का अन्य एक मुश्त मुनाफा भी शामिल है। टाटा मोटर्स की आय करीब 11% घटकर 58,651 करोड़ रुपए हो गई है। स्टैंड अलोन आधार पर देखें तो टाटा मोटर्स का घाटा 26 करोड़ रुपए से बढ़कर 467 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी का एबिटा मार्जिन अगर हम देखें तो अनुमान से कम 9.6% रहा है और ये 11.7% से घटकर यहां पर 9.6% रह गया है। वहीं आयशर मोटर्स के तिमाही नतीजे भी उम्मीद से कमजोर रहे हैं। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 22% बढ़कर 460 करोड़ रहा है, लेकिन ये 493 करोड़ रुपए के अनुमान से कम है। वहीं आयशर मोटर्स की आय 28% बढ़कर 2255 करोड़ हो गई है। आयशर मोटर्स का एबिटा भी अनुमान से कम 621 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी के मार्जिन अनुमान से थोड़े बेहतर रहे हैं। रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। डेटा ओनरशिप और सुरक्षा को लेकर ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और ट्राई ने 12 सवालों पर लोगों से राय मांगी है। दरअसल डेटा को लेकर ट्राई और एप्पल में अब खुली जंग छिड़ गई है। कल ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में एप्पल पर ग्राहकों का डेटा हथियाने का आरोप लगाया था। ज्यादा अपडेट के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, ये समझाए कि आखिर कंसल्टेशन पेपर जो जारी किया गया है ट्राई के जरिए, उसमें क्या सवाल पूछे गए हैं? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरए ने इस कंसल्टेशन पेपर के लिए डाटा की निजता, सुरक्षा और उसकी अधिकार जो किसका है वो डाटा, इसको लेकर के सवाल जो है वो उठाए हैं। खासतौर पे ये पूछा कि जब मौजूदा कानून है वो इसके लिए पर्याप्त है या नहीं है, या इसके लिए किसी और तरह का कानून जो है वो बनाना चाहिए। जो डाटा कंपनी इकट्ठा करते हैं वो उसका कमर्शियल इस्तेमाल जो है वो कर सकती है या नहीं कर सकती है। डाटा पर किसका अधिकार होगा, ग्राहक का होगा या कंपनी का होगा,
अगर कंपनी इस डाटा को इकट्ठा कर रही है तो क्या उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होंगी। क्या सरकार एक डाटा को जो है वो पूल कर सकती है, एक सैंडबॉक्स बना करके उसमें डाटा रख सकती है ताकि जो भी उसका इस्तेमाल करना चाहे वो इसका इस्तेमाल कर ले। और ख़ासतौर पे कि ये कि अगर डाटा अगर क्रॉस बॉर्डर सेव होता है, कहीं बाहर किसी सर्वर पर सेव होता है, तो उसके लिए क्या नियम जो है वो होंगे। तो ये ट्राई ये चाहता है कि जो भी डाटा अभी फ़िलहाल कंपनियाँ इकट्ठा करती हैं उसकी सुरक्षा को जो है बनाए रखें। टेलीकॉम कंपनियाँ इसमें खासतौर पर इन्वॉल्व हैं। टेलीकॉम कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर डाटा बाहर जाता है तो उसको लेकर के क्या नियम जो है, कानून जो है वो हो सकता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ने भी फिलहाल कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। 7 सितंबर तक लोगों को अपनी राय जो है इस पर देनी होगी। उसके बाद 22 सितंबर तक काउंटर कमेंट जो है वो होंगे। तो जो हमें लग रहा है कि अगले साल तक इस पर किसी भी तरह की गाइडलाइन जो है टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI जो है जारी कर सकता है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम। वहीं साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता का कहना है कि ट्राई का कंसल्टेशन पेपर सही दिशा में उठाया गया कदम है और डेटा पर सिर्फ ग्राहक का अधिकार है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी को यह हक नहीं है कि आपके डेटा से वो पैसे कमाए। जो डेटा एक अगर उसको हम संपत्ति माने लोगों की, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है कि डेटा जिसका है उसका है, ग्राहक का है, बाकी सारे कस्टोडियन हैं। और जैसे लॉकर में हमारा सामान रखा रहता है बैंक के लॉकर में, तो बैंक को ना उसके इस्तेमाल का अधिकार है और ना ही बैंक उसको किसी दूसरे को दे सकता है। तो हमारा डेटा मोबाइल कंपनियों के पास हो या इंटरनेट कंपनियों के पास हो या सरकारी विभागों के पास हो, उनके उसके कमर्शियल इस्तेमाल का या मिसयूज़ का कोई अधिकार नहीं है। एप्पल का ऐप स्टोर और गूगल का प्ले स्टोर, ये आज 90% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं पूरे ऐप्स की, जो दुनिया में ऐप्स हैं। तो इनकी बहुत रिजिड नॉर्म्स होना चाहिए, इनके ऐप के कंट्रोल्स होना चाहिए, ताकि हम एक एवरेज इंडियन गलती से या अनजाने में अपनी पूरी डेटा ना खो बैठे किसी स्पाई सॉफ्टवेयर को या स्पाई ऐप को। आइए आपको अब सुनाते हैं वो बयान जो कल कैसे ट्राई ने एप्पल को लेकर सवाल खड़े किए थे और कंसल्टेशन पेपर लाने की बात कही थी। क्या कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो स्टोर का ओनर हो या कोई और हो, क्या उसे ये अधिकार है कि मेरे डेटा पर जो हक है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, उसको किसी प्रकार से लिमिट कर सकता है कि नहीं? तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न को ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के डिजिटल दुनिया में। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ई-वे बिल से ट्रांसपोर्टरों को क्यों लगता है डर, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। जीएसटी के बाद अब 1 अक्टूबर से देश में कहीं भी माल ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्टरों को एक ई-वे बिल जारी करना होगा। 50,000 रुपए से ज्यादा के माल के मूवमेंट पर सप्लायर को जानकारी GSTN पोर्टल पर दर्ज करानी होगी और ई-वे बिल जनरेट करना होगा। सरकार कहती है कि इससे ट्रांसपोर्टर्स की स्पीड बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर यहां पर कहते हैं कि ढुलाई धीमी पड़ने वाली है। देश में ट्रकों से माल ढुलाई में इतना वक्त लग जाता है कि परिवहन के दौरान ही 40% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। सरकार कहती रही है कि GST आएगा और ट्रांसपोर्ट की राह के रोड़े हटाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि तेज ट्रांसपोर्ट का ख्वाब ही रह जाएगा। जितनी दफा लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, हर जगह पे स्टाफ उतना एफिशिएंट चाहिए। उतना एफिशिएंट स्टाफ आज तक का ट्रांसपोर्ट का जो हिस्ट्री रही है, जो ट्रेड रहा है, उसमें हमारे में यही कमी है। हमारे पास एक बिल ही तो होता था ना, उससे हम चलते थे, और एफिशिएंसी उसमें ट्रांसपोर्टर में है ही नहीं। ट्रांसपोर्टरों को डर है कि टैक्स अधिकारी जहां मर्जी वहां गाड़ी रोककर बिल और सामान की जांच करेंगे। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक देरी इसलिए भी होगी क्योंकि हर बार गाड़ी बदलते वक्त नया ई-वे बिल जनरेट करना होगा। एक ही ट्रक से जा रहे अलग अलग सामान के लिए अलग बिल होगा। जितने राज्यों में बिजनेस होगा उतनी ही जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर परेशानी की एक वजह दूरी के हिसाब से ई-वे बिल की वैलिडिटी को भी बताते हैं। मसलन 100 किलोमीटर से कम दूरी के लिए 1 दिन, 300 किलोमीटर से कम के लिए 3 दिन और 500 किलोमीटर तक के लिए 5 दिन। इतने सब के बावजूद ड्राइवर को अपने पास हार्ड कॉपी रखनी होगी। ट्रांसपोर्टर इन तमाम चीजों के कारण परेशानी बढ़ती देख रहे हैं। रोहन सिंह, दिल्ली।
आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष ने भाषण दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के बलिदान का जिक्र किया। इशारों में सोनिया गांधी ने संघ पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने करो या मरो के नारे को याद करते हुए कहा कि आज देश नए मोड़ पर खड़ा है, यहां से जनता को संकल्प लेना होगा। उन्होंने करो या मरो की तर्ज पर एक नारा दिया, करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेड़ियों को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से अशिक्षा खत्म करेंगे और करके रहेंगे। और कोई बहुत विषय हो सकते हैं, लेकिन अगर उस समय का मंत्र था करेंगे या मरेंगे, तो आजाद हिंदुस्तान में 75 साल वाला आजादी का पर्व मनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब करेंगे और करके रहेंगे, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अगस्त को विकास और उसके दोस्त आशीष ने चंडीगढ़ में एक लड़की की कार का पीछा किया और उसे अगवा करने की कोशिश की थी। लड़की वर्णिका कुंडू की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, लेकिन फिर गैर जमानती धाराएं हटाकर उन्हें अगले ही दिन छोड़ दिया। और बिटकॉइन को लेकर क्यों बढ़ रहा है लोगों में क्रेज, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हो या नहीं, इसका नाम आने पर जरूर सुना होगा आपने इसका नाम, लेकिन दरअसल बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी या कहें कि डिजिटल करेंसी है जिसका चलन दुनिया भर में बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता निधि राय बता रही हैं कि देश में भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में लोगों की दिलचस्पी अब बढ़ने लगी है। बिटकॉइन में पैसा लगाकर हजारों से लाखों बनाने वाली खबरें आपने भी पढ़ी होंगी, लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना तभी सुरक्षित है जब आप इसके बारे में सारी जानकारी जुटा लें। ये जानकारी आपको मिलेगी कॉइनडेस्क और कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट्स पर। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़ेपपे, यूनिकॉइन या कॉइन सिक्योर जैसे एक्सचेंज की मदद लेनी होगी। यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड और पता देकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इससे होने वाली कमाई पर आपको टैक्स भी देना होगा। आज कोई फ्रीलांसर है वो हमारे साइट पे आता है जो $100 का काम कर रहा है एक अब्रॉड की कंपनी के लिए, वो बिटकॉइन यूज़ करता है पेमेंट मंगाने के लिए, क्योंकि अगर वो पेपैल या वेस्टर्न यूनियन ऐसी कोई कंपनी के थ्रू पेमेंट मंगाता है, कॉस्ट उसको करीबन 10% ऑफ द ओवरऑल फीस पड़ जाती है। अगर वो बिटकॉइन में पेमेंट मंगाता है तो उसको इंस्टेंटली पैसा मिल जाता है और कॉस्ट इज जीरो। ऐसे कस्टमर आपके ऊपर में इट इज़ एज गुड एज आप उसका क्या कर रहे हैं। अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी वो एक रेगुलर इनकम बन जाती है। अगर रेगुलर इनकम है तो उसमें रेगुलर इनकम टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने बिटकॉइन आज बाय किया है और आज से 1 साल बाद उसे आप सेल करते हैं तो वो आपका कैपिटल गेन हो जाता है एंड देन यू हैव टू पे कैपिटल टैक्सेस ऑन इट। भारत में अभी करीब 1 लाख लोग बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और रोजाना का लेन देन करीब 10 से 20 करोड़ का है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया भर में लाइटकॉइन, एथेरियम, ज़ेड-कैश, डैश और रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के अपने जोखिम हैं और अश्योर्ड रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती। जानकारों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज में भी एसआईपी की तरह पैसा निवेश करना चाहिए। किसी भी नई क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पैसा किसी नई क्रिप्टो करेंसी में ना लगाएं। अगर हो सके तो 1000 रुपये से अपना निवेश शुरू करें और आगे की रणनीति बाद में बनाएं। निधि राय, मुंबई।
आगे बढ़ते हैं। रिलायंस फाउंडेशन गुजरात में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए आगे आया है। फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों बनासकांठा और पाटन का दौरा करने के बाद यह ऐलान किया है और फाउंडेशन ने 4 गांवों को गोद लेने और उनके पुनर्वास के लिए 10 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा भी की है। यहाँ आकर मैंने देखा कि हम गुजरात गवर्नमेंट से चर्चा करें और जो उन लोगों की सलाह हो इस हिसाब से हम 3 से 4 गांव को दत्तक ले और वहाँ घर बनाए, वहाँ स्कूल बनाए, वहाँ कम्युनिटी हॉल बनाए कि ये सब लोग की जो बिखरी हुई जिंदगी है वापस उन लोग जिंदगी जीना शुरू कर ले। लेनोवो ने के नोट सीरीज में लॉन्च किया है अपना डुअल कैमरा फोन। K8 के 2 वर्जन है। 3 GB रैम वाले फोन में 32 GB की इंटरनल मेमोरी है और इसकी कीमत है करीब 13,000, जबकि 4 GB रैम वाले फोन में इंटरनल मेमोरी है 64 GB और इसकी कीमत है करीब 14,000 रुपए। दोनों ही फोन में 5.5 इंच की HD डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। पानी में गिरने पर भी फोन खराब नहीं होगा और कैमरे के पीछे बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। फिलहाल ये फोन सिर्फ Amazon पर मिलेगा। बिक्री 18 अगस्त से शुरू होगी। पैनासोनिक के स्मार्टफोन लीजिए और जीतिए 2 बेडरूम का मकान, बाइक और पेटीएम कैशबैक जैसे इनाम। आज कंपनी ने 2 नए स्मार्टफोन्स एलुगा A3 और एलुगा A3 Pro लॉन्च किए हैं और लॉन्च में ही कंपनी ने महाफोन फेस्टिवल का ऐलान भी कर दिया और इस फेस्ट में अगले हफ्ते से 75 दिन के बीच फोन खरीदने वालों को लकी ड्रॉ के तहत इनाम दिया जाएगा और इसके साथ ही कंपनी ने तापसी पन्नू को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान भी किया है। आज लॉन्च पर एलुगा A3 में 3 GB रैम दिया है और 13 मेगापिक्सल का रेयर और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें है। इंटरनल मेमोरी 16 GB की है। बैटरी की बात करें 4000 mAh की दी गई है। 5.2 इंच की HD डिस्प्ले है स्क्रीन इसमें और फोन की कीमत 11,290 रुपए है। 32 GB के साथ एलुगा A3 की कीमत 12,790 रुपए है। दोनों ही फोन में वर्चुअल असिस्टेंट यानी आर्बो है। अगर आप भी शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो ये मेगा सेल आपके लिए है। त्योहारों के मौसम में ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपने ग्राहकों को खूब लुभाने में लगी हैं। 15 अगस्त से पहले ही Amazon आपके लिए लेकर आया है ग्रेट इंडियन सेल। ये सेल आज से 11 अगस्त तक चलेगी। वहीं इसे देखते हुए प्रतिद्वंदी कंपनी फ्लिपकार्ट ने भी आज से 11 अगस्त तक द बिग फ्रीडम सेल का ऐलान कर दिया है। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन खबरों पे लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।